विजयनगर सोसाइटी बड़े अमीर परिवारों के लिए बहुत मशहूर थी। वहाँ पर हर साल होली के त्योहार को लेकर बहुत धूम होती थी। अमीर परिवार के लोग खरीदारी के लिए बहुत पैसे खर्च करते थे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा उठाता था विजयनगर में बड़ी दुकान चलाने वाला रवि किशन। रवि किशन की दुकान पर जरूरत का हर सामान मिलता था। राशन, अनाज, स्टेशनरी, खाने पीने की चीजें, फल, सब्जी वगैरह वगैरह बहुत कुछ। एक बात है रवि किशन, तूने अपनी दुकान पर जरूरत का हर महंगे से महंगा सामान रखा हुआ है। मोहल्ले के बड़े अमीर परिवार के लोग कहीं बाहर खरीदारी के लिए जाते ही नहीं है, उन्हें तेरी दुकान पर सब कुछ मिल जाता है। इसी बात का तो फायदा उठाता हूँ मैं। कोशिश करता हूँ कि हर महंगी चीज मेरी दुकान पर मिल जाए। अब यही देख ले, होली पर बेचने के लिए महंगी महंगी पिचकारी खरीद कर लाया हूँ। 5,000 से 1 रुपया भी कम की पिचकारी नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा की ही है। वह तो देखते सही पता चल रहा है कि तुम कितनी बढ़िया महंगी वाली पिचकारी लेकर आए हो। इस बार होली पर तुम तो ग्राहकों को सस्ता सामान खरीदने ही नहीं दोगे हैं? अरे सस्ता तो तब बिकेगा ना जब मैं किसी ठेले वाले को यहाँ खड़े होने दूंगा। मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं जो इस सोसाइटी में पिचकारी बेच ले। रवि किशन का स्वभाव बहुत खड़ूस था। वो विजयनगर सोसाइटी में अकेला ही दुकानदार था। अपने अलावा वो किसी को भी काम नहीं करने देता था। अगर कोई काम करने की कोशिश करता तो रवि किशन उसे डराकर भगा देता। इस वजह से बहुत से लोग सोसाइटी में ना ही कोई ठेला लगा पाते थे और ना ही कोई दुकान खोल पाते थे। अरे ओ भाई ओ, यहाँ ठेला लगाकर क्यों खड़े हो? क्या बेचेगा तू इस पर? भैया होली आ रही है ना, तो यहाँ पर पिचकारी का ठेला लगा रहा हूँ। क्या कहा? पिचकारी का ठेला? अभी के अभी अपना ठेला हटा और यहाँ से चंपत हो जा। मेरी दुकान के सामने कोई यहाँ पर ठेला नहीं लगा सकता, समझा? इस सोसाइटी में सिर्फ रवि किशन जनरल स्टोर ही चलता है और कुछ नहीं। मेरी महंगी पिचकारी के सामने तेरी सस्ती पिचकारी कौन खरीदेगा जानता भी है? ये विजयनगर सोसाइटी है, यहाँ पर लखपति करोड़पति लोग रहते हैं और तू यहाँ ठेले पर सस्ती पिचकारी बेचने के लिए आ गया है? गरीब कहीं का। मुझे पता है अमीर लोगों की पिचकारी कैसी होती है और गरीब लोगों की पिचकारी कैसी। बहुत फर्क होता है अमीर गरीब की पिचकारी में। पर भैया मैं तो पिचकारी खरीद चुका हूँ, थोड़ी देर खड़ा होकर देख लेता हूँ, क्या पता कोई पिचकारी खरीद ले। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि विजयनगर के इतने पॉश एरिया में तो अपनी सस्ती पिचकारी बेच सकता है तो मैं तुझे आधे घंटे के लिए यहाँ खड़े होने देता हूँ। अगर आधे घंटे तक एक भी ग्राहक नहीं आया तो तू यहाँ से अपना ठेला लेकर चला जाएगा। रवि किशन अपनी दुकान पर महंगी महंगी पिचकारी सजाने लगा। सोसाइटी के लोग उसकी दुकान पर पिचकारी खरीदने के लिए आने लगे। रामू नाम का वो गरीब पिचकारी वाला एक कोने में अपना ठेला लेकर खड़ा हो गया। उसके पास केवल आधा घंटा था। उसे पता था अगर आधे घंटे तक कोई भी ग्राहक पिचकारी खरीदने नहीं आया तो रवि किशन उसे वहाँ से हटा देगा। रवि किशन भैया, कोई महंगी पिचकारी दिखाओ, मेरे भतीजे का जन्मदिन है और मुझे उसे गिफ्ट देना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ दीदी जी। ये देखिए मेरे पास म्यूजिक वाली इलेक्ट्रॉनिक तरह तरह की बड़ी बड़ी पिचकारी है, बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लगना चाहिए कि अमीरों वाली पिचकारी है। कोई नहीं, महंगी दे दो, सस्ती पिचकारी आजकल कौन खरीदता है। उस औरत की बात सुनकर रवि किशन रामू के ठेले की तरफ देखने लगता है। रामू अपनी नजरें झुका लेता है। उसे पता था कि कुछ ही देर में उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। भैया ये अमीरों की सोसाइटी है, यहाँ पर तुम जैसे गरीब की पिचकारी नहीं बिकने वाली। यहाँ पर रवि किशन की दुकान की ही पिचकारी बिकती है, क्योंकि ये अमीर लोगों के घर हैं और यहाँ होली पर अमीर की पिचकारी का बोलबाला है। कोई फायदा नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भैया, ये कॉलोनी हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ आऊंगा तो मेरी पिचकारी बिक जाएगी। देखता हूँ बाजार में कहीं खड़ा हो जाता हूँ। क्या हुआ? थोड़ी देर में ही जोश खत्म हो गया? मैं पहले ही कह रहा था कि यहाँ तो जैसे गरीब की पिचकारी नहीं बिकने वाली। देख मेरी महंगी महंगी पिचकारी बिक रही है, अभी भी समय है, बाहर सड़क पर बेच ले। तेरे जैसे 10-10 रुपए कमाने वाले बहुत गरीब तेरी पिचकारी खरीद कर ले जाएंगे। वैसे एक बात बता, तुझे यहाँ का पता किसने दिया? तो यहाँ क्यों अपनी पिचकारी लेकर आ गया, अपना टाइम खराब करने के लिए? मेरा भाई यहाँ सोसाइटी के घरों की गाड़ियाँ साफ करने का काम करता है। उसी ने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पिचकारी बेच लूँ तो कमाई हो जाएगी। शायद उसे भी नहीं पता था कि यहाँ महंगी पिचकारी बिकती है, सस्ती नहीं। रामू अपनी पिचकारी का ठेला लेकर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी एक बुजुर्ग आदमी एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। ओ भैया पिचकारी वाले, जरा रुकना तो। जी मालिक। दादाजी मुझे पिचकारी लेनी है। हाँ हाँ बेटा, अभी लेकर देता हूँ। ये मोबाइल वाली पिचकारी कितने की दी? 20 रुपए की है साहब। अरे अंकल, मेरी दुकान से तो आपने पिचकारी खरीदी नहीं, मना कर दिया, फिर वो सस्ती पिचकारी क्यों खरीद रहे हो? रवि किशन, जो पिचकारी तुम बेच रहे हो वो मैं अपने 5 साल के पोते को दिलवा कर फालतू में पैसे क्यों खराब करूं भाई? इतनी महंगी पिचकारी लेकर भी दे दूं और ये चला ना पाए तो फायदा ही क्या?
एक तो पिचकारी का वजन इतना है ये संभाल नहीं पाएगा, ऊपर से कहीं खो गई या टूट गई तो पैसे और खराब हो जाएंगे। नहीं नहीं, फालतू के पैसे बर्बाद करने वाली बात है। एक दिन का त्योहार है, इसके लिए हजारों रुपए क्या खर्च करने हैं भाई। और फिर ये पिचकारी ज्यादा बढ़िया है, हमारे समय में तो ऐसी ही पिचकारी चलती थी। ये तो अब आ गई है महंगी महंगी बड़ी बड़ी पिचकारी, पर असली मजा इस पिचकारी में ही है। हाँ ये देखो वंश बेटा, तुम्हारी नई पिचकारी मोबाइल वाली, समझे? दादाजी ये तो बहुत अच्छी पिचकारी है। दादाजी मुझे वो हाथी घोड़े वाली और वो टॉर्च वाली भी लेनी है। वंश खिलौने वाली पिचकारी लेकर बहुत खुश था। पिचकारी का वजन भी कम था और वो चलाने में भी आसान थी, जिससे हाथ में दर्द नहीं हो रहा था। वंश की पिचकारी देखकर और भी पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को रामू के ठेले से पिचकारी खरीद कर देने लगे। बच्चों को छोटी छोटी प्यारी प्यारी खिलौने वाली पिचकारी पसंद आ रही थी। धीरे धीरे करके रामू के ठेले की ढेर सारी पिचकारियां बिक गई। ये देखकर रवि किशन गुस्से में भर गया। अरे भाभी जी, क्या वो सस्ती सी पिचकारी खरीद कर अपने बेटे को दे रहे हो? अरे मेरी दुकान पर महंगी महंगी पिचकारी आई हुई है, आप सबके लिए तो मैं खरीद कर लाया हूँ। अब आप सभी पिचकारी नहीं खरीद रहे, इस रामू के ठेले से बेकार से पिचकारी क्यों खरीद रहे हो? रवि किशन भैया, हम भी क्या करें, हमारे बच्चों को ये खिलौने वाली पिचकारी बहुत पसंद आ रही है। बच्चे अब इसको तोड़ फोड़ कर अगर इधर उधर फेंक भी देंगे तो कोई अफसोस नहीं होगा। है ये कितने की? 20 ही रुपए की तो है पिचकारी। रवि किशन, कभी कभी दूसरों की सहूलियत का भी सोचा कर, समझा? हर समय तुझे कमाने की पड़ी रहती है। अरे किसी और को भी तो मौका दिया कर, ये थोड़ी है कि तू अपने हिसाब से दुकान पर सामान रखेगा और हमें लूटता रहेगा, हैं? अरे उम्र के हिसाब से भी तो चीजें रखा कर। ये थोड़ी है कि तू महंगी महंगी पिचकारी रखेगा और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को दिलवा दे, ये गलत बात है। रामू के ठेले पर कितनी बढ़िया पिचकारी मिल रही है, अगर तू ऐसी पिचकारी रखता तो हम तेरे से भी खरीद लेते। हम तो मजबूरी में तेरे से पिचकारी खरीदते थे, क्योंकि तेरी सोसाइटी में दुकान है तो हमें तेरे से ही खरीदनी पड़ती है चीजें। वो तो अच्छी बात है, रामू ने खिलौने वाली पिचकारी का ठेला लगा लिया तो हमने इससे पिचकारी खरीद ली। देखो बच्चे कितने खुश हैं। अगली बार अगर तू ऐसी पिचकारी रखेगा तो हम तेरे से जरूर खरीदेंगे, पर इस बार की होली तो हम रामू के ठेले की पिचकारी से ही मनाएंगे। क्यों बच्चों? सब होली है, होली है, होली है। अपने दादाजी की बात सुनकर सभी बच्चों ने जोर से होली है बोला और एक दूसरे पर पिचकारी से पानी डालने लगे। अब तक रवि किशन को भी समझ में आ गया था कि अमीर गरीब की पिचकारी कुछ नहीं होती। त्योहार में खुशी मायने रखती है और वो खुशी अगर छोटी सी पिचकारी से मिल रही है तो इसमें बुराई क्या है। सच तो ये है कि खुशियों की कोई कीमत नहीं होती, वो तो जहाँ से भी आती है अनमोल हो जाती है। रामू बहुत खुश था। विजयनगर सोसाइटी में उसकी होली पर बहुत कमाई हुई। साथ में सभी परिवारों ने रामू को होली पर ढेर सारे उपहार भी दिए ताकि रामू अपने परिवार के साथ भी खूब खुशियों के साथ होली मना सके। उन बुजुर्ग आदमी का नाम किशन लाल था। सोसाइटी में सभी उनके निर्देशों को बहुत मानते थे। उन्हीं के कहने पर होली के बाद भी अब सोसाइटी में रवि किशन की दुकान के अलावा बाकी खरीदारी के लिए भी दुकान और ठेले खुल गए, ताकि हर तरह की सुविधा सोसाइटी के लोगों को मिल सके और रामू जैसे लोगों का भी भला हो सके। रंगों का त्योहार है होली। लाल, हरा, पीला, नीला और गुलाबी, कितने रंग हैं। सारे रंग एक से बढ़कर एक। लेकिन एक और रंग है, वो भी बड़ा प्यारा है, लेकिन अगर वो जिंदगी में लग जाए तो सब खत्म हो जाता है, और वो रंग है काला। होली के कुछ दिन पहले ही ये काला रंग लग गया गोपाल के जीवन में। गरीब को दो बाबा, ऊपर वाली तुम्हारी झोली भरेगा। दया करो बाबा, देखो मैं कितना लाचार हूं, मुझे थोड़ा दो बाबा, वो आपको बहुत देगा। तभी उसने देखा कि अचानक से एक गाड़ी उसकी तरफ पूरी स्पीड में आकर उसके पैरों पर चढ़ जाती है। वो जोर से चिल्लाता है। चिल्लाते ही गोपाल की नींद खुल जाती है। वो अपने हाथों की ओर देखता है। उसके हाथ सही सलामत थे। उसकी बेटी पूनम जो बगल में थी, वो भी उसकी आवाज से जाग जाती है और उससे पूछती है, बाबा, बाबा क्या हुआ बाबा? आप इस तरह चिल्लाए क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ बेटा, बहुत बुरा सपना था, लेकिन कहीं ये सच ना हो जाए। ये कहानी है गोपाल ढोलकी और उसकी 10 साल की बेटी पूनम की। गोपाल ढोलकी एक बैंड पार्टी का हिस्सा था। शादी, ब्याह या पर्व त्योहारों में वो ढोल बजाया करता था। ढोल बजाने की कला में वो इतना माहिर था कि उसके ढोल बजाते ही लोग थिरकने लगते। बहुत डिमांड थी उसकी। वो अपना काम भी खूब मन लगाकर करता।
एक बारात अपने घर से निकलने के लिए तैयार है। दूल्हा शेरवानी पहनकर तैयार बैठा है, तभी दूल्हे का बाप आता है। अरे भाई गोपाल, सभी तैयार हैं? अब किस बात की देरी? बजाओ अपना ढोल। गोपाल ढोल बजाना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में सभी लोग उसकी तारीफ करके झूमने लगते हैं। गोपाल की डिमांड भले ही अधिक थी, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 70 रुपए की दिहाड़ी आती थी और उसी से उसका घर किसी तरह चलता। अक्सर शादी ब्याह में मिलने वाला खाना वो वहां ना खाकर घर ले जाता और अपनी बेटी पूनम के साथ बैठकर खाता। बाबा, ये वाली मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी मिठाई तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। इसे क्या कहते हैं बाबा? अरे रसगुल्ला है ये। क्या बाबा, आपके लिए तो सारी मिठाइयाँ रसगुल्ला ही है। रसगुल्ला तो गोल होता है, ये तो ट्रायंगल के जैसा है। अब ये कौन सी मिठाई है? अरे बाबा, ये मिठाई नहीं, शेप का नाम है। स्कूल में गणित की मिस ने बताया था। गोपाल भले ही खुद एक रोटी खाता, लेकिन पूनम के लिए भरपेट खाने का इंतजाम जरूर करता। उसकी पढ़ाई पर भी वो पूरा जोर देता। पूनम भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। वो चाहता था कि बड़ी होकर पूनम डॉक्टरनी बने। उसे बड़ा अफसोस हुआ था जब अच्छे डॉक्टर की कमी के कारण उसकी पत्नी देवकी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कुछ दिन पहले की बात है। गोपाल एक शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल बजाते बजाते अचानक उसे लगा कि उसके हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं लग रही है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथों में ताकत क्यों नहीं लग रही? मैं ढोल नहीं बजा पा रहा हूं। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने ये बात बैंड पार्टी के अपने साथी ब्रजेश को बताई। अचानक से क्या हो गया तुझे? तू कोई बहाना तो नहीं बना रहा? कैसी बात कर रहा है तू ब्रजेश? रोजी से कोई झूठ बोलता है? अरे, ढोल नहीं बजा पाया तो मालिक दिहाड़ी काट लेगा। इसमें मेरा ही तो नुकसान है। एक काम कर, तू घर चला जा। क्या पता तेरी तबीयत भीतर से ठीक नहीं हो। मैं यहां संभाल लेता हूं। गोपाल घर लौट आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। पूनम ने उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ बाबा? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? देखूं तो। पूनम गोपाल के सिर पर हाथ लगाकर देखती है। बुखार तो नहीं है बाबा? बुखार नहीं है बेटा, लेकिन बहुत कमजोरी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है हाथों में जान ही नहीं है। पता है, आज तो मैं ढोल भी नहीं बजा पा रहा था। बाबा, कल सरकारी दवाखाना ले चलूंगी आपको। हाँ बेटा। कुछ खाया तो नहीं होगा आपने? 2 रोटी सेक देती हूँ। अरे नहीं, भूख नहीं है, बस सोने का मन कर रहा है। दोनों सो गए। अगली सुबह जब गोपाल जगा तो हर सुबह की तरह पूनम नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाकर ही वो स्कूल के लिए तैयार होती, लेकिन आज तो उसे स्कूल जाना नहीं था। इस बीच गोपाल ने पूनम को आवाज लगाई। पूनम, बेटा पूनम। पूनम भागती हुई अपने बाबा के पास आई। अरे बाबा, आप कब जागे? अब कैसी तबीयत है? बेटा, जरा मेरा ढोल उठाकर देना। अभी ढोल बजाओगे बाबा? पहले कुछ खा पी तो लीजिए। नहीं बेटा, बाद में खाऊंगा, पहले जरा ढोल दे। पूनम ने ढोल लाकर दे दिया। गोपाल ने ढोल बजाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या। बेटा, ये देखो ना, मेरे हाथों में क्या हो गया है। मैं इसे बजा नहीं पा रहा हूं। मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ये क्या हो गया मुझे? पूनम अपने पिता को लेकर अस्पताल गई। वहां डॉक्टर ने कहा कि इनकी दोनों हाथों की नसें सूख गई हैं, मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। इनका इलाज लंबा चलेगा, दवाई लगातार खानी पड़ेगी। कितना लंबा? 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी, या 2 साल भी। तभी कुछ कुछ हाथों में जान आ पाएगी। और हां, इस बीच तुम ढोल बजाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, और ना ही कोई मेहनत का काम इससे करना, नहीं तो तुम ढोल कभी नहीं बजा पाओगे। ये सुनते ही गोपाल का सिर चकरा गया। वो वहीं रोने लगा। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर मैं ढोल नहीं बजा पाऊंगा तो अपना और अपनी बच्ची का पेट कैसे पालूंगा? उसे कैसे पढ़ा पाऊंगा? अरे, उसे डॉक्टर बनाना है मुझे।
हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। बस दवाइयां लंबे समय तक खानी पड़ेंगी। अस्पताल से बाहर दोनों बाप बेटी निकले। गोपाल बिल्कुल खामोश सा सड़क पर चला जा रहा था। उसके दिमाग में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर कई प्रश्न आ रहे थे। 4 दिन ऐसे ही निकल गए। दिहाड़ी पर काम करने वाला 4 दिन घर बैठ जाए तो उसका सब कुछ बैठ जाता है। उसके चूल्हे की आग ठंडी हो जाती है। छोटे छोटे डिब्बों में रखा थोड़ा सा राशन खत्म होते होते बड़े सवाल पूछता है, और वो सवाल ये होता है कि कल क्या खाओगे। गोपाल के पास इन सवालों का एक ही जवाब था। उसी दिन वो अपना ढोल अपने हाथों में टांग इस सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रहा था। ये क्या कर रहे हैं बाबा? आप भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? बेटा, 2 दिन बाद होली है। घर में राशन के नाम पर सिर्फ नमक ही है। अगर डॉक्टर की बात सुनी तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। नहीं बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपको मेरे सिर की कसम, आप ढोल नहीं बजाएंगे। पूनम की कसम ने उसके पिता गोपाल के पांव रोक लिए, लेकिन पेट का सवाल तो अब भी खड़ा था। इसलिए उसने पूनम से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो बाहर चले गए। इधर पूनम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता था तो पास के भगवान कृष्ण के मंदिर चली जाया करती थी। उस दिन भी वो वहां गई, लेकिन ये क्या, मंदिर के दरवाजे पर उसने अपने बाबा को भीख मांगते देखा। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। ये क्या कर रहे हो पापा? चलो चलो यहाँ से। उस दिन पूनम ने एक बात ठान ली कि अब उसे ही कुछ करना है। रोटी और दवा दोनों का जिम्मा उसे उठाना होगा। और फिर 10 साल की नन्ही पूनम ने अपने बाबा का ढोल अपने कंधे पर टांगा और निकल गई रोटी के जुगाड़ में। जिस बैंड में उसके बाबा काम करते थे वो उनके पास गई, लेकिन कोई भी उसे साथ रखने को तैयार नहीं हुआ। सभी यही कहने लगे कि अरे ये तो बहुत छोटी है, ये क्या बजाएगी ढोल? चलो जाओ यहाँ। वो उदास होकर लौट ही रही थी कि तभी गोपाल के दोस्त ब्रजेश ने बैंड मालिक से कहा कि एक बार उसे साथ ले जाने में क्या दिक्कत है, उसे जरूरत है अभी। होली के एक दिन पहले की बात है। एक सरकारी ऑफिस में होली का प्रोग्राम था। बैंड पार्टी को वहां जाना था। पहली बार पूनम भी उनके साथ गई। वहां इस छोटी सी ढोल वाली को देखकर सभी को लगा कि ये क्या बजाएगी ढोल। लेकिन जब उसने ढोल बजाना शुरू किया तो ऐसा बजाया कि सभी झूमने लगे। उस बेचारी के नन्हे हाथ थक भी रहे थे, उनमें दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। वो ढोल पर पढ़ते रहे। उस कार्यक्रम में शहर के डीएम भी आए हुए थे। लड़की की इस प्रतिभा को देखकर वो उसके पास गए और कहा, बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में तुम ये क्या कर रही हो? साहब, भीख मांगने से तो अच्छा है ना कि कुछ काम करके रोटी खाऊं। उसकी बात सुनकर डीएम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पूनम के पिता की सारी कहानी पता लगी। तब उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि इनके पिता के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। यही नहीं, हर महीने कुछ राशन और 1000 रुपए इसे तब तक दिए जाएंगे जब तक कि गोपाल पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता। सभी डीएम साहब की इस घोषणा पर ताली बजाने लगे। पूनम भी ताली बजा रही थी। तब डीएम साहब ने पूनम के हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, हैप्पी होली बेटी। पूनम ने भी कहा, हैप्पी होली डीएम साहब, हैप्पी होली। सच में उसकी होली अब हैप्पी होली हो गई थी। वो काला रंग जो इस परिवार के भविष्य को डरा रहा था वो कहीं गायब हो गया था, और कई सारे रंगीन रंग उसे गोद में उठाकर कहना चाह रहे थे, होली मुबारक, होली मुबारक। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।